गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में नास्त्रदामस की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा यह लंदन से मुझसे ज्योतिष के बारे में जानने आई हैं और वह दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल में रुकी हुई है। हम लोग रोज़ ज्योतिष पर बात करते हैं। तयशुदा समय के हिसाब से वह मुझसे मिलने आई। हम लोगों ने लंगर सेवा की गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में। उसके बाद उसी के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है उसमें हम लोग गए। वहाँ मेरे काउंसलिंग रूम में बैठकर हम लोग कॉफ़ी पीते हुए ज्योतिष के बारे में बात करने लगे। आज हम नास्त्रदामस जो फ्रांस के महान भविष्यवक्ता थे उनके बारे में बात करने वाले थे। इंसानियत के इतिहास में किसी भी दौर में नास्त्रदामस जैसा भविष्यवक्ता नहीं हुआ। उसने करीबन 3000 भविष्यवाणियां की थी। इसमें से आधी सच हो चुकी है जो अब तक सिद्ध हो चुकी है। भविष्य दर्शन में उसे ऐसी महारत हासिल थी कि उसने आने वाले हर दौर की आहट पहले ही सुन ली, होने वाली हर घटना को सैकड़ों साल पहले देख लिया। फ्रांसीसी क्रांति जोरों पर थी। मई का महीना था। पेरिस के पास सोलोन कस्बे में कब्रिस्तान में 3 सन की एक कब्र को खोदने में लगे हुए थे। कब्र पर लिखा था, जो इस जगह से मुझे हटाएगा फौरन मारा जाएगा। यह कब्र थी महानतम भविष्यवक्ता मिशेल द नास्त्रदामस की, जिसके बारे में कहा जाता था जो नास्त्रदामस की खोपड़ी में शराब पिएगा उस जैसा महान भविष्यवक्ता बन जाएगा। मगर कब्र पर लिखी चेतावनी पढ़कर किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी। आधी रात के कुछ पहले ही कब्र खुद चुकी थी। उन तीनों में से किसी एक ही इतना साहसी था कि उसने ताबूत में पड़े नास्त्रदामस के कंकाल को देखते ही हिम्मत की। कुछ सोचने के बाद उसने नास्त्रदामस की खोपड़ी के कंकाल में से अलग की और अपनी पैंट की जेब से शैंपेन की बोतल निकालकर खोपड़ी में उंडेल दी। नास्त्रदामस की आंखों की जगह खुले स्थान से शराब बाहर निकलने लगी। तब उसने खोपड़ी के दोनों हाथों को पकड़कर मुंह से लगाया और जल्दी जल्दी घुट भरने लगा। चौथे घुट के बाद कहीं से भटकती हुई एक गोली ने आकर उसके गले को चीर दिया। दूर क्रांतिकारियों के एक दल ने ना जाने किस पर गोली चलाई और वह आकर लगी किसे। भागने के पहले बाकी बचे संकियों ने नास्त्रदामस के कंकाल की ओर ताजुब से देखा। कंकाल की छाती पर तांबे की एक प्लेट पड़ी थी। उस पर खुदे अक्षर चमक रहे थे, मई 1793। जाहिर है 1566 में मरने के पहले नास्त्रदामस ने तांबे की यह प्लेट बनवाई होगी। उस पर यह घटना घटित होने का महीना व साल लिखवाया होगा। यह वाकई महान भविष्य दृष्टा था, मगर शुरू से ही ऐसी प्रतिभा उसमें कभी नहीं थी। एक यहूदी परिवार में 14 दिसंबर 1503 को जन्मे मिशेल द नास्त्रदामस ने नाना जीन द सेंट रेमी काफ़ी मशहूर चिकित्सक व ज्योतिष थे। उन्हें ही नास्त्रदामस को जड़ी बूटियों के बारे में बताया और भविष्य की दिलचस्पी लेने को प्रेरित किया। कुछ समय बाद जब नास्त्रदामस के नाना मर गए तो नास्त्रे की शिक्षा भी बदल गई। पिता ने उसे डॉक्टर बनाने को मोंटपेलियर विश्वविद्यालय में भर्ती करा दिया। उस दौरान ही नास्त्रदामस चारों ओर फैले प्लेग से जूझने में लगे थे। उनकी ख्याति एक बेहद कामयाब डॉक्टर के रूप में फैली। कुछ समय बाद सन 1533 में उसने विवाह किया और जल्दी ही प्लेग फिर फैला और उनकी पत्नी और बच्चे इसकी भेंट चढ़ गए। पत्नी और बच्चों की मौत से टूटा दिल नास्त्रे 8 साल तक फ्रांस, इटली और सिसिली के नगरों में भटकते रहे। नास्त्रदामस के बारे में इतना सुनकर रूथ डिकोस्टा बहुत हैरान हो गई। हालांकि उसके नास्त्रदामस के बारे में पढ़ा था
पर नास्तिदमस का जो इस तरीके का व्यू उसके सामने में नहीं आया था। नास्तिदमस को भविष्य दृष्टा की पहली साख तब बनी जब वह लॉरेल में अपने मित्र सीनियोर द फ्लोरिनविले की मां का इलाज करने ठहरा हुआ था। फ्लोरिनविले भविष्य वगैरह पर भरोसा नहीं रखता था। इस मामले में वह हमेशा नास्तिदमस का मजाक उड़ाने की फिराक में रहता था। एक बार दोनों दोस्त सुबह सुबह टहल रहे थे, तब फ्लोरिनविले के मकान के पिछवाड़े पहुंचे तो उसने नास्तिदमस से 2 सूअर दिखाए, एक काला था और दूसरा सफ़ेद। नास्तिदमस से उसने कहा कि वह सूअरों का भविष्य बताए। नास्तिदमस ने कहा, सफ़ेद सूअर को आज रात एक कुत्ता खा जाएगा। फ्लोरिनविले ने नास्तिदमस की इस भविष्यवाणी का जमकर मजाक उड़ाया और उस वक्त उसने नौकरों से कहा कि रात को खाने के पहले सूअर को पकाया जाए। भोजन के मेज पर कस्बे के तमाम इज्जतदार लोगों के बीच जब सूअर का मांस परोसा गया तो फ्लोरिनविले ने चुटकी लेते हुए कहा, नास्त्रे, हम क्या खा रहे हैं? नास्तिदमस ने पूरे इत्मीनान से कहा, काला सूअर। फ्लोरिनविले ने अपनी बीवी और रसोइये को बुलाकर इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया नास्तिदमस सही था। सफ़ेद सूअर को जब काटकर मेज पर रखा गया तब पालतू कुत्ते ने उसको मांस झूठा कर दिया, इसलिए काले सूअर को पकाया गया। सन 1547 तक नास्तिदमस कभी कभार ही भविष्यवाणी करता था। ज़्यादातर वह सभी राशियों के लोगों का वार्षिक भविष्य बताने में रुचि रखता था। इसके अलावा उन दिनों जमकर इलाज में दिलचस्पी ली और खूब इनाम पाए। इस दौरान एक विधवा एनी पोसार्ट गैमेल से उसने विवाह किया और सोलोन कस्बे में जीवन बिताने की ठान ली। सौंदर्य निखार, यौन शक्ति बढ़ाने, मेकअप का सामान बनाने, युवावस्था कायम रखने और आचार मुरब्बे बनाने के बारे में एक किताब भी नास्तिदमस ने लिखी। इन्हीं दिनों में लिखी जो 1552 में ट्रीट डज फॉर डेमंस नाम से छपी। करीब 5.25 फुट लंबाई के नास्तिदमस ने कभी 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ली। ज़्यादा सोचने, कम बोलने वाला यह संत हर सप्ताह में 2 बार व्रत भी रखता था। आध्यात्मिक तौर पर वह एक कट्टर कैथोलिक ईसाई था और अपनी ज़्यादातर आमदनी गरीबों में बांट देता था। नास्तिदमस का सबसे प्रिय शिष्य जीन एमेल द शाविग्नी था। शाविग्नी अंत तक नास्तिदमस के पास रहा। उसके अनुसार नास्तिदमस ने मिस्त्री तंत्र विद्या की मिस्टीरियस एथोप्रोट्रम नामक पुस्तक पढ़ने के बाद अपने भीतर छिपी उन शक्तियों का विकास शुरू किया जिसका प्रदर्शन वह अब तक कई बार कर चुका था। नास्तिदमस ने अपने नवजात बेटे सीजर के नाम एक रहस्यमय संदेश लिखा था। चिट्ठी के रूप में इस संदेश में कहा गया कि भविष्यवाणियों में रुचि लेना व्यर्थ है, उससे नुकसान हो सकता है। परंतु 22 साल बाद जब सीजर बड़ा हुआ तो उसने बाप की शोहरत का स्वाद चखना चाहा। उसने इस पत्र में छिपे संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। उसने भविष्यवाणी की, विवारस नगर जलकर खाक हो जाएगा। विवारस उस वक्त शाही फौज के कब्जे में था। काफ़ी दिन बीतने पर जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने सीजर से पूछा, विवारस कब तक नष्ट होगा? इस पर सीजर ने कहा, 3 दिन के भीतर। अगली ही रात सैनिकों ने शहर में आग लगाने की कोशिश कर रहे सीजर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। सेंचुरीज में नास्तिदमस ने भविष्यवाणियों के साथ तारीखें भी दी है। इसका कारण उसने शुरू में ही बता दिया ताकि आने वाले दौर की कल्पना को लेकर मेरे समकालीन किसी अत्याचार या विवाद से नुकसान ना उठाए। इसलिए जानबूझकर मैंने कठिन व रहस्यमय भाषा लिखी है। मगर कुछ मामले में नास्तिदमस ने बहुत तिथियां ही अंकित की। वह लिखता है, आने वाला वक्त 1792 फ्रांस के लिए खास महत्वपूर्ण होगा। इसी दौर आम आदमी सत्ता पाएगा, ताकत पाएगा और एक नया जमाना शुरू होगा। सन 1792 में फ्रांस से राजशाही के 5 पांव उखड़ चुके थे और महलों में बागी घुस चुके थे। क्रांति का दौर पूर्णता की ओर था। इस तरह नास्तिदमस ने समय समय पर बड़ी भविष्यवाणी की। नास्तिदमस ने लंदन में लगने वाली आग के बारे में भी कहा था जो लग चुकी थी।
फ्रांस की महारानी कैथरीन की मेडिसी, जिसके पति हेनरी की विवाह 10 वर्ष बाद एक द्वंद्व युद्ध में लगे घाव में फलस्वरूप मृत्यु हुई। कैथरीन का पति ही हेनरी सेकंड के नाम से फ्रांस का सम्राट बना। यह भविष्यवाणी नास्तादमस ने पहले की थी। युवा नेपोलियन, जिसके उत्थान और पतन के बारे में नास्तादमस ने सही जानकारी दी थी। नास्तादमस समय समय पर भविष्यवाणी करते थे और वह कोटेशन के रूप में लिख के रखा करते थे। इसी तरह असाधारण सी दिखने वाली महिला के लिए एडवर्ड सप्टन ने तख्तोताश छोड़ देगा, यह भविष्यवाणी भी नास्तादमस ने की थी। अपनी मौत से पहले नास्तादमस ने लिखा था, एक दूतावास से लौटकर सम्राट सौगात जब सुरक्षित रख दूंगा तो मुझे परिश्रम नहीं करना होगा, क्योंकि मैं ईश्वर की ओर जा चुका हूँगा। अपने निकटतम दोस्तों और भाइयों को मिलेगा मेरा शव मेरे बिस्तर और बेंच के बीच। 1 जुलाई 1566 को सुबह नास्तादमस ने पादरी को बुलाया और अपनी गलतियों को प्रायश्चित किया और उसी शाम अपने शिष्य शिवग्नि से कहा, कल सुबह तक मैं नहीं बचूंगा। शिवग्नि डर गया। वह देर रात तक नास्तादमस के कमरे के आसपास मंडराता रहा, फिर एक कोने में बैठ गया। सुबह उसकी आंखें खुली। नास्तादमस का बूढ़ा शरीर अपने पलंग और पास रखी तिपाही के बीच उल्टा पड़ा था। वह मर चुका था। इस तरह नास्तादमस ने समय समय पर होने वाली भविष्य की घटनाओं को बहुत पहले ही लिखकर लोगों को भविष्य के बारे में जानकारी दी थी। नास्तादमस के बारे में रूथ डिकोस्टा ने बहुत गहराई से जानकारी ली मुझसे। मैंने जो आपको बताया है वह सिर्फ किस्मत किस्से कहानियाँ के जो हमारा वीडियो है उसको जितनी जानकारी दे आकर्षक, उसके हिसाब से मैंने बताया है आपको। आशा है यह एपिसोड आपको जानकारी देगा। इस तरह रूथ डिकोस्टा और हमारी चर्चा नास्तादमस पर समाप्त हुई। धन्यवाद।